नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करके सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। सपा विधायक के बयान के बाद महाराष्ट्र में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है, तो इस बयान की सियासी तपिश उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली है। क्या है पूरा मामला, दिखाएंगे खबर विस्तार से, करेंगे चर्चा कि पंजाब के किसान क्यों नाराज हैं वहां की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के साथ में। होगी बात संभल की मस्जिद के विवाद पर हाईकोर्ट की आज क्या रही अहम टिप्पणी। दिखाएंगे खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा आज समाजवादी पार्टी के नेताओं को। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। औरंगजेब की तारीफ कर बुरे फंसे सपा नेता अबू आजमी। महाराष्ट्र विधानसभा में देशद्रोह का मामला दर्ज करने और सदन से निलंबित करने की मांग। ठाणे और मुंबई में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच, बाद में बयान लिया वापस। बजट उपरांत वेबिनार में पीएम मोदी ने एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने की जताया संकल्प। कहा पिछले 10 वर्षों में भारत ने सुधार, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के प्रति दिखाई है प्रतिबद्धता। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान गरजे योगी आदित्यनाथ। कहा डॉक्टर लोहिया का नाम लेने वाली सपा उनके मूल्यों और आदर्शों से जा चुकी है बहुत दूर। गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा पिछले 8 साल में नहीं लगा एक भी नया टैक्स। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद पर सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष को बड़ी सफलता। कोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा लिखने की बात मानी। रंगाई पुताई के मामले पर हुई सुनवाई 10 मार्च तक के लिए टली। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया से जीत के लिए 265 रनों के लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया की खराब शुरुआत। केएल राहुल के बाद कप्तान रोहित शर्मा भी लौटे पवेलियन। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। जिस आक्रांता औरंगजेब ने भारत को लूटा और भारत को न जाने कितने जख्म दिए, उस औरंगजेब की तारीफ के कसीदे पढ़े हैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र से विधायक अबू आजमी ने। आजमी के बयान से महाराष्ट्र में जबरदस्त विरोध देखने को मिला है, तो सपा के सहयोगी भी इस बयान से बचते और किनारा करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी हो, शिवसेना हो, इन जैसे तमाम दलों ने अबू आजमी को जमकर घेरा, तो महाराष्ट्र में अबू आजमी पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। बुरी तरह से फंसने के बाद सपा के नेता अबू आजमी ने अपने बयान से किनारा करने ही सही समझा। शिवाजी का दुश्मन बना अबू आजमी का नायक, औरंगजेब को बताया महान, मचा सियासी घमासान। महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में छत्रपति शिवाजी राष्ट्रनायक के तौर पर पूजे जाते हैं और लोगों के दिल में बसते हैं। लेकिन उसी महाराष्ट्र के एक विधायक अबू आजमी ने शिवाजी के दुश्मन औरंगजेब को महान बताकर सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। पूरे मामले को विस्तार से बताने से पहले आइए आपको सुनाते हैं अबू आजमी का वो विवादित बयान। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। अबू आजमी का यही बयान महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ले आया। मंगलवार को यह मामला महाराष्ट्र विधानसभा में उठा और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग कर दी। सत्तारूढ़ पार्टियों के सदस्यों ने आजमी को सदन से निलंबित करने की मांग की। तमाम और नेताओं ने भी इसकी कड़ी निंदा की। ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। अबू आजमी जैसे जिहादी को अगर समझता नहीं रहेगा ना, तो फिर उसको जल्दी औरंगजेब के पास भेजना पड़ेगा। सरकार भी भाजपा की यहाँ भी है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रशासन सब उन्हीं का है, तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? यूपी की सियासत में भी इसकी गूंज सुनाई दी। समाजवादी पार्टी जहां अबू आजमी के बयान के समर्थन में दिखी, तो वहीं यूपी सरकार ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सपा पर सवाल खड़े किए। जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता,
और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। औरंगजेब की तारीफ किए जाने के बाद आजमी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शिवसेना समर्थकों ने आजमी के खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। ठाणे के वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन में सपा नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिवसेना सांसद नरेश महास्के की शिकायत के आधार पर अबू आजमी के खिलाफ बीएनएस की धारा 299, 302, 356(1) और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले मुंबई में शिवसेना के प्रवक्ता किरण पावस्कर ने भी अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मुंबई पुलिस ने आजमी के खिलाफ दर्ज मामले में जांच शुरू कर दी है। बयान पर विवाद बढ़ने पर अबू आजमी बैकफुट पर आए और उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, मैं बयान वापस लेता हूँ। किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है तो भाई मैं अपनी पूरी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की है। वो इससे पहले साल 2023 में भी औरंगजेब की तारीफ कर चुके हैं। मुंबई से शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर यूपी से। उत्तर प्रदेश के बजट पर चर्चा का दबाव देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे वंचित को वरीयता वाला बजट करार दिया है। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा नेता सनातन का विरोध करते हैं और कुंभ को लेकर सपा नेताओं ने जमकर दुष्प्रचार किया, लेकिन राज्य की जनता ने सपा की एक बात नहीं सुनी। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता में गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा और महिलाएं हैं और बजट के माध्यम से न सिर्फ राज्य के लोगों की विकास जरूरतों को पूरा किया जा रहा है, बल्कि ढांचागत विकास से उत्तर प्रदेश विकास की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। उत्तर प्रदेश 2025-26 के सामान्य बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। उन्होंने साफ किया कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन वो उनके मूल्यों और आदर्शों से दूर जा चुकी है। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने जो गलत सूचना फैलाने की कोशिश की वो देश के लोगों के विश्वास को प्रभावित नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में आए 66 करोड़ लोगों में से आधी संख्या महिला श्रद्धालुओं की रही होगी, लेकिन उत्पीड़न, लूट, अपहरण या हत्या की एक भी घटना नहीं हुई। 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु और पूज्य संत देश और दुनिया से प्रयागराज आए। एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी लूट की घटना नहीं, एक भी हत्या की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो उत्तर प्रदेश को या भारत को या सनातन धर्मावलंबियों को कटघरे में खड़ा करता हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में एक भी नया कर नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में एक निश्चित थीम के साथ बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें वर्ष 2017-18 का बजट अन्नदाता किसानों, वर्ष 2018-19 का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर तथा औद्योगिक विकास, वर्ष 2019-20 का बजट महिला सशक्तिकरण, वर्ष 2020-21 का बजट युवाओं तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, वर्ष 2021-22 का बजट स्वावलंबन से सशक्तिकरण की अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का बजट था। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रदेश के त्वरित, सर्व समावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को सुदृढ़ करने वाला था। वर्ष 2024-25 का बजट प्रभु श्री राम को अर्पित था। ये बजट लोक मंगल को समर्पित था, जबकि वर्ष 2025-26 का बजट सनातन संस्कृति की सर्वे भवन्तु सुखिना की अवधारणा के अनुरूप गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। सीएम योगी ने कहा कि बढ़ा हुआ बजट का आकार सिर्फ व्यय नहीं। विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद विवाद के बीच आज एक बड़ा मोड़ सामने आया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मस्जिद की जगह विवादित ढांचा लिखा है।
मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश लिखवाया। तो इस मुद्दे पर यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने भी एक बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि एक शरारत के तहत संभल के 68 तीर्थों और 19 कूपों की निशानी मिटाने की कोशिश की गई, उसको खोजना हमारा काम है। संभल जामा मस्जिद विवाद में अहम मोड़। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया विवादित ढांचा। रंगाई पुताई के मामले पर हुई सुनवाई। 10 मार्च को आ सकता है फैसला। उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद से संबंधित सफेदी और सफाई की मांग वाली याचिका पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील की मांग पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने अपने ऑर्डर में जामा मस्जिद को एक विवादित ढांचा लिखवाया। हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है। जब कोई दो पक्षों में विवाद होता है तो उस ढांचे को, उस इमारत को विवादित इमारत ही बोलते हैं। किसी की मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट इसे मॉस्क के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग की इजाजत को लेकर मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान मस्जिद समिति ने 28 फरवरी की एएसआई रिपोर्ट पर आपत्ति जताई, जिसके बाद अदालत ने मस्जिद समिति की आपत्तियों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एएसआई को 10 मार्च तक का समय दिया। इससे पहले 28 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने केवल मस्जिद परिसर की साफ सफाई के लिए मंजूरी दी थी। मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने मस्जिद कमेटी को लिखित तौर पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 4 मार्च का समय दिया था। इस बीच यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में संभल का जिक्र करते हुए कहा कि जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि एक शरारत के तहत संभल के 68 तीर्थों और 19 कूपों की निशानी मिटाने की कोशिश की गई, उसको खोजना हमारा काम था। हमने 54 तीर्थ खोजे और 19 कूपों को भी पाया। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया, और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया। 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। शुक्रवार को जारी एक पूर्व आदेश में कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद परिसर की साफ सफाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन रमजान से पहले सफेदी करने की अनुमति नहीं दी थी। कोर्ट ने मस्जिद का निरीक्षण करने और इसकी स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 सदस्यीय एएसआई टीम के गठन का भी आदेश दिया था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सफेदी की जरूरत नहीं है, साफ सफाई कराई जा सकती है। हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने की अनुमति दी थी। माना जा रहा है कि इस मामले में 10 मार्च को कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात किसानों की। पंजाब के किसान भगवंत मान की वहां की सरकार से बुरी तरीके से नाराज हो गए हैं। कल पंजाब के सीएम और किसानों के बैठक के बीच से ही सीएम मान नाराज होकर बैठक से चले गए थे। उसके बाद से कल रात से और आज सुबह तक पंजाब में कई किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके बाद किसान पंजाब सरकार पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि उनके लोकतांत्रिक अधिकार को कुचला जा रहा है। तो बीते 3 साल से आम आदमी पार्टी की जो भगवंत मान की सरकार है पंजाब में, उसने किसानों से किए कोई भी वायदे नहीं निभाए हैं। इस पूरे मुद्दे पर पंजाब की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में 5 मार्च को होने वाले संयुक्त किसान मोर्चा की विरोध प्रदर्शन से पहले पंजाब में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी सरकार और किसान संगठनों के बीच टकराव के बीच कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। सोमवार रात और मंगलवार सुबह पुलिस ने कई किसान नेताओं के घरों पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया। दरअसल पूरा वाकया यहां से शुरू हुआ कि जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 5 मार्च से चंडीगढ़ में शुरू होने वाले किसानों के धरने को लेकर बीते कल किसानों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बीच से ही सीएम मान गुस्से में ये कहते हुए निकल गए कि चलो आप धरना ही लगा लो, आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। इस वाकये के कुछ घंटों के बाद ही राज्य में किसान नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई। विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला बोला है।
पंजाब की आपदा की सरकार ने एमएसपी पर टॉप अप देने का वादा किया था, किसान कर्जा माफ करने का वादा किया था, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर एवं नए आधुनिक बीज किसानों को मुफ्त देने का वादा किया था। 36 महीने बीत गए। अब तो आपकी सरकार के जाने का समय आ गया। अब तो अपने वादे पूरे करें। पंजाब का किसान इंतजार कर रहा है, कब ये वादे पूरे होंगे। आप कभी भी किसान समर्थक नहीं रही। किसान संघर्ष कर रहे हैं। मान साहब को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। किसानों के अपमान करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। शिरोमणि अकाली दल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा हो गया है। उधर इस मसले पर किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि उन्होंने कई बड़े नेताओं के साथ किसानों के मुद्दे को लेकर बैठक की, पर ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री गुस्से में तमतमाकर बैठक छोड़कर ही चला जाए। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ 8 ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀ, 18 ਮੁੱਦੇ ਸੀ, 8 ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਛੇੜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। रात से ही जितने भी पंजाब में लगभग 35 यूनियन है स्कीम पंजाब की, तो उनके घरों में उनके बड़े लीडर, बहुत से बड़े लीडरों को घरों से उठा लिया गया, बहुत सौ को नजरबंद किया गया है। वहीं किसान नेताओं के साथ बैठक पर मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरी ही बात कहते नजर आए। किसान नेताओं पर भड़के पंजाब के सीएम ने कहा कि हर दिन रेल रोको, सड़क रोको विरोध प्रदर्शन से पंजाब को काफी नुकसान हो रहा है, जिससे राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है और पंजाब धरना राज्य बनता जा रहा है। पब्लिक नूं जो तंग करू, कदे रेल रोको, कदे सड़क रोको, कदे पाइप रोको, कदे NHI दा प्रोजेक्ट रोको, इमीग्रेशन दे दफ्तर मूरे भी धरने देने लगे, सस नूहां दे झगड़े च भी आ गए। ये मतलब पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के 37 संगठनों ने चंडीगढ़ चलो मार्च का आह्वान किया है, जिससे पहले ये सब हंगामा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो पंजाब में पंजाब की मान सरकार और वहां के किसान एक तरीके से आमने सामने हैं और एक तरीके से विवाद बढ़ गया है उस बैठक से अचानक से सीएम मान के नाराज होकर चले जाने के बाद में। इसी खबर पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, अन्नदाता का अपमान, बुरे फंसे भगवंत मान, क्योंकि ये लगातार अपने आप में मामला बढ़ता जा रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा परविंदर सिंह सेठी हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। कृष्णवीर चौधरी जी, अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज के, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन जैना जी, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। परविंदर सेठी जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि जो काम एक तरीके से पहली बार मीटिंग के दौरान देखने को मिला, जिसको किसान लगातार कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री से भी बैठक हुई, कई राज्यों के सीएम से बैठक हुई, ऐसा अपमान तो कभी किया नहीं किसी ने। आखिर किसानों का अपमान इतना बड़ा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी तो बनती है। नहीं, देखिए आप इस बात को समझे, जब किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे थे, 13 महीने तक उनकी किसी ने सुनवाई नहीं दी। 750 किसानों की डेथ हो गई, उसके ऊपर किसी ने 2 शब्द नहीं बोले, कोई किसी प्रकार का मुआवजा नहीं डिक्लेयर करा। और आज तक जो MSP का वादा किया था सरकार ने, किसी भी मंत्री ने, जो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी ने किसानों के साथ कोई मीटिंग नहीं की। लेकिन पंजाब में लगातार डायलॉग चल रहा है और पंजाब किसानों के प्रति पूरी तरह से पंजाब सरकार की 2 घंटे मीटिंग चली और 8-9 पॉइंट्स के ऊपर सहमति भी हुई। और उसके बाद इस बात को मीडिया में या दूसरे तरीके से इसको पेश करने किया जा रहा है। नहीं सेठी जी, मीडिया पेश नहीं कर रहा है। मान साहब ने खुद ये माना है और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा है। मीडिया पेश नहीं कर रही है। जो किसान बैठक में मौजूद थे उन्होंने आके बाहर ऑन रिकॉर्ड बोला है और सीएम ने खुद बोला है। मीडिया इसमें कहां से आ गया साहब? जो हुआ वो बता रहे हैं हम तो। मैं आपको बता रहा हूँ, जब भगवंत मान जी ने हाथ जोड़कर किसानों से कहा कि मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मेरी आंख के इन्फेक्शन की अपॉइंटमेंट है, तो मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने एक बात ये बोली किसानों से कि भी जो सबसे बढ़िया रास्ता वो डायलॉग का रास्ता है। धरने प्रदर्शन से पंजाब का नुकसान है, पंजाब को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इन धरनों से अब आप देखिए ना, पंजाब में जाना पड़े तो अम्बाला से रूट कट जाता है,
और वाया चंडीगढ़ जाना पड़ता है, जिसमें 2-3 सर जब घंटे दिल्ली में चल रहा था तब आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही थी ना सर। गाजीपुर से बॉर्डर पे बैठे थे किसान, उधर पंजाब वाले उधर हरियाणा बॉर्डर पे बैठे थे, तब तो आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही थी। अब जब पंजाब में दिक्कत आ रही है तो आप फिर बता रहे कि घूम के जाना पड़ता है। नहीं, डायलॉग तो कर रहे हैं ना, डायलॉग तो अभी भी डायलॉग कर रहा है, और उन्होंने यही कहा है कि डायलॉग का रास्ता बढ़िया और इसका हल निकालने के लिए पॉजिटिव है। जी कश्मीर चौधरी जी, सवाल ये है कि वो कह रहे हैं साहब बातचीत चल रही है लेकिन इस प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। किसान क्यों कह रहे हैं कि साहब इतना अपमान हुआ है और एक तरीके से उनके लोकतांत्रिक हक छीने जा रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन का भी है? कृष्णवीर जी, पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने किसान संगठन के नेताओं से बातचीत करी और उनसे जो वायदे किए थे, क्या किसानों का कर्जा माफी करने का जो वायदा था, कर्जा माफी कर दिया पंजाब की सरकार ने? किसानों की गलती क्या है? लोकतंत्र में यही तो एक प्रक्रिया होती है अपनी बात को रखने की, और वो किसान, जब पंजाब के किसान नेता अपनी बात रख रहे हैं और मुख्यमंत्री इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो वो उचित नहीं हो सकता। केंद्र सरकार के कई मंत्री एक साथ बैठ के बात करते हैं, इसीलिए करते हैं कि किसानों का समस्या का समाधान निकालना सरकारों का दायित्व है। उसमें कितना समय लगता है वो एक अलग बात है, लेकिन व्यवहार कुशलता उसमें बनाए रखनी बहुत जरूरी होती है। और खासतौर से मुख्यमंत्री जैसे पद पर होने के बाद और भी चीजें बहुत दायित्व होता है, तो उस तरीके से किसान संगठनों का अपमान करना ठीक नहीं है। और किसानों की गिरफ्तारी आज करवाई जा रही है, खुलेआम गिरफ्तारियां की जा रही है, उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। ये कौन सा तरीका है समाधान निकालने का? ये तो और उल्टा ज्यादा बढ़ाने का, झगड़ा बढ़ाने की बात हो गई है किसानों के साथ, जो है ये ठीक नहीं है किसी भी तरीके से, न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। ठीक है आरपी सिंह जी, सवाल ये है, आम आदमी पार्टी का साहब ये कहना कि अगर बीजेपी या केंद्र सरकार ने समस्या का समाधान निकाल लिया होता तो आज इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। पंजाब में अब उनको दिक्कत होने लगी है उस आंदोलन की वजह से जिसका वो समर्थन एक प्रकार से दिल्ली में कर रहे थे। आरपी सिंह जी, बगल में हरियाणा राज्य ने किसानों से जो वादे किए पूरे किए, एमएसपी, हर फसल पे एमएसपी देनी शुरू कर दी, इवन वेजिटेबल्स पे, सब्जियों पर भी एमएसपी देनी शुरू कर दी। राजस्थान ने, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने 175 रुपया और 150 रुपया बोनस दिया गेहूं के ऊपर। राजस्थान ने जो प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है 6,000 रुपये की किसान सम्मान निधि, उसमें जोड़कर 6,000 रुपये और 12,000 रुपये देना शुरू कर दिया। तो अगर आपने कहा था कि मैं सब फसलों पे एमएसपी दूंगा, देना चाहिए। तो इशू इस बात का नहीं कि किसानों की मांग के ऊपर क्या इशू था और कितनी चर्चा हुई, क्या नहीं हुई, किसकी मांग कितनी रह गई। आपने 8 बातें सुनी और बाकी सुनने से पहले ही आप निकल गए। 6 बजे ये कह रहे हैं 2 घंटे मीटिंग में रहे, 6 बजे मीटिंग शुरू हुई, 8 PM के ऐसा हो जाता कि भगवंत मान जी को एक मीटिंग छोड़ के जाना पड़ता। वो कंसर्न हुआ है कि आप हफड़ा दफड़ी में 8 बजे ही मीटिंग छोड़कर जाने की चिंता के ऊपर बात क्यों करते हैं? ये ठीक नहीं है। ये चिंता का विषय है कि 8 बजे ऐसा क्या घंटी बजी कि एकदम मान साहब को जाना पड़ा, क्योंकि वह कहकर तो आए थे कि मैं जितनी देर लगेगी, जितना समय लगेगा मैं चर्चा करूंगा जी। जो 8 PM का मामला, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है और ये प्रश्न का उत्तर भगवंत मान जी दे सकते हैं या उनकी पार्टी के लोग दे सकते हैं कि ये 8 PM ही मीटिंग के छोड़कर भागे। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर समस्या केंद्र ने सुलझा दी होती तो इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आती जो अभी किसानों से नेगोशिएट करना पड़ रहा है। वो मैं मान लेता हूँ, चलो सारी समस्या हमारी दी हुई है, परंतु आपने चर्चा का विषय छेड़ा ना किसानों के साथ, आपने थोड़ा छेड़ा था जी। आपने चर्चा का समय रखा और आपने कहा कि मैं बिल्कुल जितनी देर लगेगी मैं चर्चा करूंगा। 18 में से 8 मुद्दों पर बातचीत हो भी गई, मतलब हो जो तो कोई मान्यता नहीं थी, परंतु एटलीस्ट 8 मुद्दे सुन लिए गए जी। बाकी 10 मुद्दे रह गए थे, उन पर भी चर्चा कर लेते। पर अभी तो कह रहे थे मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के समर्थक शेट्टी साहब, 2 घंटे चर्चा करी, फिर 6 से 8 चर्चा करी। वो 8 PM के ऐसा होता है कि जो घंटी बज जाती है, तो कहाँ जाना था, ऐसा अर्जेंसी क्या आ गई है? सर आप इशारों में कई इशारे की तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन हम उससे थोड़ा आगे बढ़ जी। ठीक है सर, आप 8 बजे पे बड़ा फोकस कर, मैं आता हूं सर आपके पास में। नहीं, मैंने इसलिए कहा शेट्टी साहब ने कहा नहीं, शेट्टी साहब ने कहा 2 घंटे की मीटिंग थी, 6 बजे शुरू हुई, 8 तो मैं शेट्टी साहब की बात। ठीक है ओके, मैं आता हूं आपके। मदन मोहन जड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार के नाते, क्योंकि आपने वो दिल्ली में के सीमाओं पे हुआ पूरा आंदोलन भी देखा है और अभी मौजूदा समय में पंजाब हरियाणा जो भी स्थितियां हैं किसानों को, उसको देख रहे हैं, क्या इस पूरे मामले के बाद, कल से लेकर आज तक की पंजाब सरकार के पूरे एक्शन रिएक्शन के बाद में आम आदमी पार्टी का एक डबल स्टैंडर्ड दिखाई पड़ रहा है इस पूरे मामले पे, कि आप पहले क्या कहते थे और फिर आपने क्या किया और अब क्या कर रहे हैं?
मदन जी। निश्चित रूप से दिखाई देता है, एक डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी थी कि सबसे पहले अगर पंजाब में कोई किसानों का आंदोलन हो रहा है तो उनकी बात पहले सुने। और ये तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया और बीच में बातचीत में उठकर चले गए। ये निश्चित रूप से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये किसी मीटिंग के डेकोरम के भी खिलाफ है। ऐसा किसी मीटिंग में नहीं होता कि अगर बीच में कोई उठकर चला जा रहा है तो निश्चित रूप से उससे ये लगता है कि वो इस मीटिंग को लेकर संवेदनशील नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है किसानों के कुछ मुद्दे केंद्र सरकार से जुड़े हों, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हों, तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जो मुद्दे उससे जुड़े हैं, जो उसने चुनावी वादे किए हैं, जैसे कर्ज माफी का है, कुछ बिजली के बिलों की माफी के जुड़े मामले हैं, ये विशुद्ध रूप से स्टेट के मुद्दे हैं, राज्य के मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों पर राज्य ने अब तक क्यों समाधान नहीं किया, जबकि राज्य में 3 साल राज्य में सरकार हो गई, आम आदमी पार्टी की सरकार 3 साल से वहां पर काम कर रही है। इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो मुद्दे उससे रिलेटेड हैं उनका समाधान करें और जो मुद्दे उससे रिलेटेड नहीं हैं उनका कोई वैकल्पिक हल निकाले। और बेहतर ये होता है कि अगर राज्य सरकार जो केंद्र से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर खुद केंद्र के सामने जाती कि भाई ये किसानों के मुद्दे हैं, ये हमने सुलझा दिए हैं, जो हमारे स्टेट के मुद्दे थे ये मुद्दे बाकी बचे हैं, आप सुलझाइए। और वैसे भी आप देखिए कि हाल में पिछले महीने 3 मंत्री केंद्र से, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बाकी 2 और मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी किसानों से बात करने के लिए स्पेशली चंडीगढ़ गए और 3 घंटे बात करके आए। यहाँ पर यह है कि चंडीगढ़ के जो पंजाब के मुख्यमंत्री वो अपने शहर में किसानों से बात करने में उनको दूसरा काम याद आता था। बिल्कुल तो दूसरा काम है, बिल्कुल सही बात कह रहा है सबको। सेठी जी, सवाल यह है कि क्या अब पंजाब में किसान आंदोलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवंत मान सरकार जिस प्रकार से किसानों की गिरफ्तारी कर रही है, नजरबंदी कर रही है, अब उनको इस प्रकार के लोकतांत्रिक जो विरोध प्रदर्शन है वो स्वीकार नहीं है। क्या आम आदमी पार्टी इस प्रकार के स्टैंड के साथ आगे बढ़ती नजर आएगी? सेठी जी। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, जो चंडीगढ़ के अंदर जो धरना प्रदर्शन अलाउ करा गया है, ये 20 साल तक यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया था। पहली बार आम आदमी की सरकार में किसानों को धरना देने की छूट दी गई है, लेकिन उन्होंने, भगवंत मान जी ने उनसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप डायलॉग का रास्ता करिए, हम इसका हल निकालने के लिए पॉजिटिव हैं और हल निकालने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन देखिए ना, आप इस बात को समझिए, 5000 से ऊपर किसानों के ऊपर उन्होंने मुकदमे दर्ज कर दिए। जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था, वो किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या, सर वो बात बीत गई। सेठी जी वो बात बीत गई। उसके बाद चुनाव भी हो गया, पंजाब के किसानों ने आपको बम्पर समर्थन देकर सरकार बना दी। सर अब आपकी सरकार है, अब आप भूल जाइए कि उन्होंने क्या किया, अब आपको करना है। वो किसान ये कह रहे हैं कि आपने 3 साल में उनसे किया वायदा पूरा नहीं किया और आप उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। नहीं, देश के किसानों का मुद्दा है, देश के किसानों को अन्नदाता, पंजाब के किसानों के मुद्दे की बात हो रही है। आप पंजाब पे तो आइए, आप पंजाब के किसानों को जो वायदे किए थे उनको पूरा कब करेगी आपकी सरकार? ये तो बताइए, जिन वायदों पे चुनाव जीता, जिन वायदों पे सरकार बनाई आपने, उसमें क्या होगा? प्रधानमंत्री जिन्हें वादा किया था कि मैं इसके ऊपर बात होगी, इसके ऊपर कमेटी बनेगी, एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी, उन किसानों को पूछा ही नहीं। सर एमएसपी के अलावा जो राज्य सरकार को करना है उस पे भी तो बात करेंगे सेठी जी। आप बाकी जी, मान साहब ने कहा था मैं सब में एमएसपी मैं दूंगा, मान साहब ने कहा था 22 फसलों पे एमएसपी की वायदा किया था। सेठी जी, 22 फसलों पे चुनाव से पहले भगवंत मान साहब ने वायदा किया था कि खरीदेंगे हम। अभी उनकी बातचीत लगातार डायलॉग चल रहा है, लेकिन जब तक उनकी दोनों तरफ से सहमति नहीं होती। सर गिरफ्तार कर रहे हैं, डायलॉग कहाँ चल रहा है सर? पुलिस गिरफ्तार कर रही है, हाउस अरेस्ट कर रही है, गिरफ्तार क्या कर रहे हैं जी? आपने तो बात ही नहीं करी, उल्टा किसानों के ऊपर केस दर्ज कर दिए, एफआईआर दर्ज कर। कृष्णवीर जी वो ये कह रहे हैं कि वो तो बातचीत कर रहे हैं सर, डायलॉग का रास्ता खोला हुआ है। कृष्णवीर जी मुआवजा नहीं दिया। कहाँ डायलॉग का रास्ता इस तरीके से खोला जाता है कि किसानों को घर से रात अरेस्ट किया गया है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया सबको। आप कह रहे डायलॉग ऐसे नहीं होता। डायलॉग होता, आप किसान संगठन के नेताओं को बुला के बात करिए, जो वायदे आपने किए हैं आपने चुनाव से पहले, उनको तो पूरा करिए। आप देश के गृह मंत्री को क्यों नहीं बोलते किसानों से बैठ के बात कीजिए? सेठी जी, पंजाब सरकार अपनी जिम्मेदारी लेगी। सरकार अपनी जिम्मेदारी लेगी। पंजाब सरकार की जो जिम्मेदारी है, कृपा करके इसके ऊपर घटिया राजनीति मत कीजिए। एग्जैक्टली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं हो सर, राजनीति कहीं नहीं होनी चाहिए। ये काम, हाँ राजनीति होनी नहीं चाहिए सर, ये अन्यथा का मामला है। हाँ लेकिन सेठी जी एक सेकंड, सेठी जी क्या पंजाब सरकार अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करेगी? केंद्र नहीं कर रहा, ये स्टैब्लिश हो गया, इसीलिए वो पंजाब में सरकार में सत्ता में नहीं आ पाए।
आम आदमी पार्टी है, वो तो आप करेंगे कि नहीं, वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे? इस वजह से करा गया है क्योंकि कल की कॉल थी, किसानों के साथ लगातार बातचीत हो रही है पंजाब के अंदर, लेकिन इन्होंने तो पूछा ही नहीं जब से इनका धरना। आरपी सिंह जी, आप लोग पूछते नहीं किसानों को? आरपी सिंह जी, हाँ बोलिए। केंद्र के 3-3 मंत्री जाके चंडीगढ़ में बात करते हैं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है कृष्ण जी, कई घंटे बैठक होती है। आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं आप बात ही नहीं करते। सिटी जी एक सेकंड आपने अपनी बात रख ली। आरपी सिंह जी, हाँ ये मुद्दा बातचीत का नहीं है, मुद्दा वादों का भी नहीं है। चलिए मैं मानता हूं कि चलिए कुछ वादे ये नहीं पूरे कर सकते, मजबूरी होगी इनके पास, बजट नहीं होगा, वो सारी बातें हो सकती है, परंतु जो मूल मुद्दा कि आप किसी को बुलाते हैं बातचीत के लिए या किसी का बातचीत के लिए जाते हैं, आप उठकर क्यों आ जाते हैं? आप 8 मुद्दों पर चर्चा करते हैं और 8 बजे उठकर आ जाते हैं। ये क्या इशू है? ये बड़ा कंसर्न है। ये कहां से ठीक है? और ये कितना ठीक है? ये किसी राजनेता के लिए, किसी भी बातचीत के लिए, डायलॉग के लिए क्यों कैसे, किस प्रकार की मान्यता है? ये जो मैं इसलिए मैंने अन्यथा ले रहे हैं बात को, 6 बजे मीटिंग शुरू हुई और 8 PM खत्म होगी मीटिंग। वो ऐसा क्या है 8 PM में जरूरी था? उनको कहाँ जाना था 8 PM? ये 8 PM का ऐसा क्या है वो पॉइंटर है जिसके कारण से उनको जाना पड़ा कि वो मीटिंग छोड़ दी उन्होंने गुस्सा कर दिया भी नहीं आप धरना क्यों कर रहे? अरे धरना तो पहले पॉइंट पे कहते ना, 8 पॉइंट डिस्कस किया आपने, पहले कहते पहले आप धरना वापस लो फिर मैं करूंगा जी, पर 8 डिस्कस किए, 2 घंटे लगाए भी, 6 से 8, और उसके बाद 8 बजे क्या हो गया? ये जो बड़ा कंसर्न ये है। ये कंसर्न तो चलिए कौन सा मुद्दा मानेंगे कौन सा नहीं मानेंगे, वादा कर मुकर जाएंगे, ये अलग मुद्दे हैं। जी कृष्ण जी सवाल ये है कि चुनाव के समय 2.5-3 साल पहले लगातार वायदे किए गए और पंजाब के किसान पूरे समर्थन के तौर पर आपको सरकार बनाने का मौका दिया। उसमें भी उन्होंने कहा था 22 फसलों पर MSP पे खरीदी होगी। कौन से वायदे अभी तक पूरे हुए हैं पंजाब में, पंजाब की मौजूदा सरकार के द्वारा किसानों के लिए? कृष्णवीर जी देखिए, जो MSP पे खरीदने का वायदा किया आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले, कहीं वो पूरा नहीं किया गया। और दूसरा जो कर्जा माफी की बात की गई, वो नहीं, कोई मतलब नहीं है किसी बात से। तो वायदे जिस तरीके से किए थे और आज उनको ये लगता है कि हमको छला गया है, हमारे साथ धोखा हुआ है। किसानों को दिक्कत यह है कि उनका विश्वास तोड़ा गया है। आपने बातचीत के लिए, मुख्यमंत्री बातचीत के लिए बुला रहे हैं और जब बातचीत चल रही है उसके बीच में से उठ के चले जाएंगे तो फिर बातचीत कहाँ हो गई? बातचीत करने का मतलब था, अगर बिल्कुल नीयत साफ थी मुख्यमंत्री जी की, तो उनको पूरी तरीके से सुना जाता और उनकी बात करते, हर मुद्दे बात करते। आपको क्या करना था क्या नहीं करना था वो अलग बात है, वो तो आपने दिखा दिया आपको क्या करना था। बातचीत आपको करनी ही नहीं थी, आपने दिखावे के लिए बातचीत के लिए बुलाया किसानों को। यह अपमान नहीं है तो क्या है? आप ठीक है। मदन मोहन जी, सवाल यह है कि किसान नेता पंजाब के ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हार का बदला हम किसानों से लेने की बात हो रही है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा दूसरी चीज ये कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की हार हुई तो ये हुआ साहब पंजाब को एक और बेहतर मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा ताकि हम यहां से अपनी खोई जमीन को वापस पाएं। लेकिन अगर इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है किसानों के साथ में व्यवहार, तो क्या एक मॉडल के तरीके से होगा? मदन जी देखिए, निश्चित रूप से ये जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी वहां पर काम कर रही है तो इससे उनको राजनीतिक नुकसान होगा, क्योंकि किसान पंजाब में बहुत एक शक्तिशाली समूह है, बहुत ताकतवर समूह है। और अगर इस प्रकार से ये रवैया आगे भी इसी प्रकार से बना रहा है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ बातें करनी है, और अब तो ये लग रहा है कि बातें भी ठीक से नहीं करनी है, तो अगर ऐसे ही रहा तो जो नुकसान दिल्ली में हुआ वो नुकसान उनको पंजाब में भी हो सकता है। ये आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर कृषि क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है। वहां पर कृषि विविधीकरण अपनाने की जरूरत है। वहां पानी का लेवल बहुत नीचे चल गया है। पंजाब से कई राज्यों में पॉल्यूशन होता है सर्दियों में, ये हम सब जानते हैं। फसल जलाने की, वहां पे जो फसल का अवशेष जलाने की समस्या है, उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन जो रिपोर्टें आ रही है, जो जमीन पर दिख रहा है, उससे स्पष्ट है कि बहुत ज्यादा काम वहां पर कुछ नहीं हुआ है, बातें ज्यादा हुई है, काम कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस बात को समझनी चाहिए, दिल्ली से उनको सबक लेना चाहिए कि दिल्ली में क्या हुआ, बातें की गई, काम नहीं हुआ। लेकिन वही चीज अगर पंजाब में होने जा रहा है तो यहाँ दिल्ली में तो एक बार सरकार रिपीट हो गई थी, मुझे नहीं लगता है कि पंजाब में एक बार रिपीट हो पाएगी। मुश्किल हो सकती है इस प्रकार से। जल्दी से समय खत्म हो रहा है, आरपी सिंह जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, मैं माफी चाहता हूं, हम विषय से भटक रहे हैं। विषय ये है कि आप कैसे किसानों को बुलाते हैं, हमारे लोग जाते हैं, बात चर्चा करते हैं, हमारे 3 मंत्री जाते हैं, चर्चा करते हैं, अगली तारीख तय हो जाती है, और ये नहीं कि भाई इतना ही समय, इतनी बातचीत होगी। आपने कहा कि मेरे पास खुला समय है, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं किसान की। हम उन्होंने कहा कि हमारे पास समय खुला है, जितनी मर्जी देर चर्चा चलेगी।
परंतु वो 6 बजे शुरू कर 8 बजे मीटिंग क्यों खत्म होती है, ये बड़ा कंसर्न है। और ये जेन्युइन कंसर्न है कि आप किसी को बुलाओ चर्चा के लिए और उसके बाद आप बोलो नहीं जाओ, आप मुझे चर्चा नहीं करी, मेरा टाइम हो गया। बिल्कुल ठीक है। ये सवाल यही है कि अपमानित महसूस कर रहे हैं पंजाब के किसान, और इसीलिए शायद अपने आप में पंजाब सरकार का ये जो एक्शन दिखाई पड़ रहा है गिरफ्तारी का, हिरासत में लेने का, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि बजट के बाद वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कही आज बड़ी बातें। इस खबर पर होगी विस्तार से नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ, कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद वेबिनार में आज वो शामिल हुए। पीएम मोदी ने बीते एक दशक से आर्थिक नीतियों में बड़े रिफॉर्म का जिक्र किया तो उद्योग जगत के लिए किए गए तमाम बड़े कामों को भी देश के सामने रखा। पीएम मोदी ने MSME को और मजबूत करने की बात को दोहराया तो देश को नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भी संकल्प देश के सामने रखा। उन्होंने देश में बने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आई बेहतरी को आगे बढ़ाने की बात कही। साथ ही सप्लाई चेन को और मजबूत करने पर भी उन्होंने अपनी बात और अपना जो खाका था वो देश के सामने रखा। भारत को हर एक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने, विश्व स्तरीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने पर प्रधानमंत्री का पूरा जोर है। पोस्ट बजट वेबिनार में उन्होंने कहा कि विकास के लिए एक स्टेबल पॉलिसी, बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली नीति जरूरी है, जिसे मौजूदा सरकार ने बीते 10 सालों में निरंतरता और पारदर्शिता के साथ अपनाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि वैश्विक अपेक्षाओं के बीच विनिर्माण क्षेत्र को एक दर्शक की तरह नहीं बल्कि अपनी भूमिकाओं को तराशने और अवसर को तलाशने का वक्त है और सरकार इसमें कदम दर कदम उद्यमियों के साथ है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने 2 मिशन शुरू करने का फैसला किया है। हम बेहतर टेक्नोलॉजी और क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं और लागत कम करने के लिए स्किलिंग पर जोर दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यहां मौजूद सभी स्टेक होल्डर्स ऐसे नए प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी वर्ल्ड में डिमांड है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं। रिफॉर्म, वित्तीय अनुशासन, साधारण आयकर की व्यवस्था और 40,000 कंप्लायंस को खत्म करके सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में MSME की संख्या पहले के मुकाबले बढ़कर 6 करोड़ हो चुकी है, जबकि MSME को मिलने वाला ऋण भी बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। ये आत्मनिर्भर भारत का विजन है, जिसकी बदौलत भारत दुनिया का ग्रोथ सेंटर बना हुआ है। आज दुनिया राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया भारत को एक ग्रोथ सेंटर के तौर पर देख रही है। कोविड संकट के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आई, तब भारत ने
ग्लोबल ग्रोथ को रफ्तार दी। ये ऐसे ही नहीं हो गया। हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और रिफॉर्म्स की अपनी गति को और तेज किया। रिसर्च नवोन्मेष के जरिए ट्रेडिशनल क्राफ्ट को मॉडर्न तकनीक से जोड़ने का भी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया में अस्थिरता है, सप्लाई चेन बाधित है, ऐसे में भारत में नई संभावनाएं बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। वो खबर दिल्ली से। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद से लगातार एक्शन में नजर आ रही है। यमुना में सफाई का काम शुरू करने के बाद अब रेखा गुप्ता की सरकार ने कूड़े के पहाड़ को हटाने का काम शुरू कर दिया है। भलसवा लैंडफिल में दिल्ली सरकार ने बांस के पेड़ लगाकर न सिर्फ कूड़े का प्रबंधन करना शुरू किया है, बल्कि हरित क्षेत्र बढ़ाकर प्रदूषण को नियंत्रण का काम भी शुरू कर दिया है। दिल्ली के एलजी और सीएम दोनों ने आज भलसवा लैंडफिल पहुंचकर इस पूरे बड़े काम की आज बड़ी शुरुआत की है। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त दिल्ली की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। मंगलवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भलसवा लैंडफिल साइट पर बांस रोपण अभियान की शुरुआत की। इसे दिल्ली सरकार के प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुधार के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। आज 2000 बैम्बू के पेड़ों को यहाँ पर लगाया गया है और टोटल करीब 54,000 पेड़ों को जो है 1-1.5 महीने के अंदर लगा दिया जाएगा। आने वाले समय में इसकी मंथली बेसिस पर ऑब्जर्वेशन होगी। यहाँ पे तीनों अलग अलग साइट्स पे हम लोग विजिट करेंगे और साल भर में मैक्सिमम इसकी जो हाइट है वो खत्म हो जाए, एक ग्रीन लैंड यहाँ डेवलप हो जिसपे आने वाले समय में अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सके। दिल्ली सरकार के अनुसार विकसित भारत 2047 के तहत भलसवा, गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइटों पर बायो माइनिंग और भूमि सुधार की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कचरे के पहाड़ों को हटाकर इन स्थानों को हरित क्षेत्र में परिवर्तित करना है। इस प्रक्रिया में बांस रोपण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये हवा की गुणवत्ता को सुधारने और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करेगा। 1 महीने के अंदर 54,000 बांस के पौधे जो है वो रोपे जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर हरियाली विकसित की जाएगी और इस जो लैंडफिल साइट का जो स्वरूप है वो बदला जाएगा, जिससे कि पर्यावरण के अनुकूल ये साइट बने और साथ ही यहाँ पर जो गंदगी है उसको भी लगातार देख सकते हैं आपकी साफ किया जा रहा है। इस साइट को बनाए लंबा समय हो गया है और यहाँ पर लगातार जो है कचरा डंप होने के कारण यहाँ पर बहुत ऊंचा पहाड़ बन गया था। हालांकि पिछले कुछ प्रयासों से यहाँ पर उपराज्यपाल जो दिल्ली के हैं उनके प्रयासों से यहाँ पर थोड़ा जो हाइट थी वो कम हुई थी, करीब 15 फीट तक, लेकिन यहाँ पर इस डंपिंग जो जोन के कारण यहाँ पर लगातार लोगों को समस्याएं बनी हुई थी।
भलसवा लैंडफिल साइट दिल्ली के प्रमुख कचरा डंपिंग स्थलों में से एक है, जो वर्षों से प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट का कारण बनी हुई है। इस समस्या को हल करने के लिए दिल्ली सरकार और नगर निगम मिलकर बायो माइनिंग और लैंड रिक्लेमेशन जैसे उपायों पर काम कर रहे हैं। इस दिशा में बांस रोपण एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि बांस की तेजी से बढ़ने की क्षमता इसे प्रदूषण नियंत्रण, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण और मिट्टी के संरक्षण के लिए आदर्श बनाती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह के कदम लगातार उठाए जाएं, तो अगले कुछ वर्षों में दिल्ली के कचरे के पहाड़ों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली को एक स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त शहर बनाया जा सकता है। अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता है। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और खबर तेलंगाना से। तेलंगाना में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। तेलंगाना विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल की है तथा एक अन्य शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ है। भाजपा समर्थित पलका कोमरैया ने मेडक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार श्रीपाल रेड्डी पिंगली ने वारंगल, खम्मम, नालगोंडा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजे सोमवार देर शाम घोषित किए गए। 3 विधान परिषद सीटों के लिए मतदान 27 फरवरी को मतपत्रों के जरिए वरीयता मतदान प्रणाली के तहत किया गया था। केंद्रीय मंत्री वी संजय कुमार ने कोमारैया की जीत को ऐतिहासिक बताया और कहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षकों के भरोसे को दर्शाता है। भाजपा ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने केवल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर चुनाव लड़ा। भारत राष्ट्र समिति ने निर्वाचन में हिस्सा नहीं लिया। तो बीजेपी के एक तरीके से सफलता मिली है। केंद्रीय मंत्री वी संजय कुमार ने कोमरैया को जीत की ऐतिहासिक बधाई देते हुए एक तरीके से उनको जीत को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षकों के भरोसे को दर्शाता कि किस प्रकार से भरोसा बीजेपी पे दर्शाया गया है। भाजपा ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उस तरीके से समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ा है और बीजेपी को एक सफलता तेलंगाना में मिली है। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने केवल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पे चुनाव लड़ा था। तो ये अपने आप में एक तरीके से क्या स्थिति थी उसका भी हमने लगातार जिक्र किया। भारत राष्ट्र समिति ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। तो ये अपने आप में बीजेपी को तेलंगाना में एक तरीके से राजनीतिक स्तर पर जीत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये स्थिति है। तो
सुनील बंसल ने भी ट्वीट किया है और जो कि एक तरीके से प्रभारी हैं बीजेपी की ओर से। उन्होंने कहा यह जीत देश प्रदेश में भाजपा एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनाधार को प्रदर्शित करती है। सुनील बंसल का ये ट्वीट है। उन्होंने कहा तेलंगाना में हुए एमएलसी चुनाव में करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेडक क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी मलका कोमरैया को मिली जीत ऐतिहासिक है। यह जीत प्रदेश में भाजपा एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते जनाधार को प्रदर्शित करती हुई दिखाई पड़ती है। सुनील बंसल का यह ट्वीट और यह जीत प्रदेश में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनाधार को प्रदर्शित करती है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। तेलंगाना वो जमीन है जहां पर लंबे समय से बीजेपी अपनी कोशिशें करती रही है और उसके तरीके से अब लगातार ग्रेजुअली धीमे धीमे ही कहा जाए सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के तहत केवल रिश्वत मांगने और लेने के आरोप के आधार पर किसी को भ्रष्टाचार का दोषी नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री दिलीप भाई नानूभाई संघानी की अपील मंजूर करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के मामले में साक्ष्य अपराध को स्थापित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त होती है। तो एक तरीके से ये पूरा मामला 1988 के जो मामला है उस तरीके से भ्रष्टाचार के तहत जो होता है मामला, उसकी जो आपराधिक कार्रवाई थी उसको रद्द किया है और ये कहा गया कि लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के मामले में साक्ष्य अपराध को स्थापित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त होती है। संघानी पर प्रक्रिया का पालन किए बिना ठेके देने का एक तरीके से आरोप लगा था और उस आरोप के बाद ये पूरा मामला आगे बढ़ा था। आरोप था कि इनका मकसद रिश्वत के बदले में कुछ व्यक्तियों को फायदा पहुंचाना था, लेकिन लेन देन का कोई भी साक्ष्य अदालत तक नहीं पहुंचा था। इसी वजह से यह फैसला आया। एक व्यवसायी ने मंत्री पर रिश्वत का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये पूरा मामला आगे बढ़ा था, लेकिन कोई साक्ष्य इस संदर्भ में कोर्ट तक नहीं पहुंचा था। हालांकि रिश्वत देने या लेने को लेकर कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि साहब अगर साक्ष्य नहीं है तो कह देने मात्र से एक तरीके से सिद्ध नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि पद के दुरुपयोग को हर मामले में रिश्वत का लेन देन या भ्रष्टाचार एक तरीके से हो ये स्थापित होना चाहिए, अन्यथा इस तरीके से ये मामला नहीं बनता, तो उसमें उनको राहत मिलती दिखाई पड़ी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि इस वक्त भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है, क्या है उसका अपडेट, इस खबर को दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Rain taste का असली टेस्ट MDA जिंजर गार्लिक पेस्ट। किसानों की फसल कटाई के बाद उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिले, यह हर किसान का अधिकार है। लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी के कारण किसानों को अपनी फसल कम दामों पर बेचनी पड़ती है। भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की क्रेडिट गारंटी योजना इस समस्या का समाधान लेकर आई है। अब किसान अपनी फसल को WDRA पंजीकृत गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से तब तक सुरक्षित रख सकते हैं जब तक उन्हें उनकी फसल का उचित दाम न मिल जाए। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद बेहद कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वह अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी कर सकें और अपनी फसल को सही समय पर बेच सकें। अब किसान बिना किसी अन्य संपत्ति को गिरवी रखे केवल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से 75 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। वहीं MSME, FPO और व्यापारियों के लिए यह सीमा 200 लाख रुपए तक है। क्रेडिट गारंटी योजना किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और खबर खेल के मैदान से चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में आज पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 265 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन बना लिए हैं। भारत का पहला विकेट शुभमन गिल के रूप में गिरा, जो 8 पर बोल्ड हो गए। रोहित शर्मा ने 28 रन बनाए, लेकिन इसी स्कोर पर कोहली ने उन्हें LBW आउट कर दिया। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जोड़ी ने, जिन्होंने तीसरे विकेट के लिए 91 रन की पार्टनरशिप की, जो श्रेयस अय्यर के 45 रन पर आउट होने के साथ ही समाप्त हुई।
इससे पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 265 रन का लक्ष्य रखा था। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट तीसरे ओवर में गिरा। कूपर कोनले बिना खाता खोले मोहम्मद शमी की गेंद पर आउट हुए। वहीं ट्रेविस हेड को वरुण चक्रवर्ती ने अपने पहले ही ओवर में शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर टीम को बड़ी सफलता दिलाई। हेड 39 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीम का तीसरा विकेट मासन लाबुशेन के रूप में सामने आया, जिन्हें रविंद्र जडेजा ने 29 रन पर चलता किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही और 49 ओवर और 3 गेंद में ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 3 विकेट चटकाए, वहीं वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए। हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट लिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ ने 73 रन और एलेक्स कैरी ने 61 रन की अर्धशतकीय पारियां खेली। भारतीय जनसंचार संस्थान के 56वें दीक्षांत समारोह में मंगलवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आने वाले दिनों में IIMC न सिर्फ विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनेगा, बल्कि जनसंचार से जुड़ी हर आधुनिक टेक्नोलॉजी भी इस संस्थान में उपलब्ध होगी। आप देखिए इस खबर को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान के 56वें दीक्षांत समारोह में मंगलवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने वर्ष 2023-24 बैच के विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किए। इसके अलावा 36 विद्यार्थियों को भी अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान छात्रों से कभी भी निराश नहीं होने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। फोकस रख के जो गोल है उस गोल की तरफ फुल्ली कमिटेड रह के, और जिस एनर्जी के साथ आज आप यहाँ बैठे हो, उसी एनर्जी के साथ अगर काम में लगे रहोगे तो एवरी चैलेंज विल वैनिश, इट विल मेल्ट। आपके सामने कोई चैलेंज खड़ा नहीं रहेगा। समारोह में IIMC नई दिल्ली और इसके 5 क्षेत्रीय परिसरों ढेंकनाल, आइजोल, अमरावती, कोट्टायम और जम्मू के छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किए गए। इस महत्वपूर्ण अवसर पर IIMC के कुलाधिपति, विशिष्ट संकाय सदस्य और अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान दीक्षांत समारोह में शामिल हुए छात्रों ने अपने अनुभवों को यादगार बताया। मुझे अश्विनी वैष्णव जी से मेडल मिला, मुझे बहुत खुशी है और IIMC की जर्नी एक बहुत यादगार रही और इट्स ट्रूली रिमार्केबल। मुझे हिंदी पत्रकारिता से अशोक जी पुरस्कार मिला है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी। IIMC में आकर बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा माहौल और इतनी अच्छी पत्रकारिता की पढ़ाई यहाँ हुई है, जिससे हम अच्छे पत्रकार बनने की ओर अग्रसर हैं। IIMC का इसके लिए धन्यवाद। आज हमें हमारी डिप्लोमा प्रदान किया गया और काफ़ी अच्छी IIMC की हमारी जर्नी रही। आज हमारी IIMC की जर्नी खत्म हो गई और फाइनली हमें डिग्री मिल चुकी है। इसका हमें बहुत लंबे समय से इंतजार था। वर्ष 1965 में स्थापित IIMC हिंदी पत्रकारिता, अंग्रेजी पत्रकारिता, विज्ञापन एवं जनसंपर्क, रेडियो एवं टेलीविजन, डिजिटल मीडिया, ओडिया, मराठी, मलयालम और उर्दू पत्रकारिता में PG डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, DD न्यूज।